नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूं और आज हमारा होगा स्टैटिक जीके सुपर टेट 2023 का सीरीज। ये सीरीज हम लगभग 100 क्वेश्चनों की सीरीज रखेंगे, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अच्छी रही तो इस सीरीज की संख्या यानी प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो का रिजल्ट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत के साथ इस पीडीएफ को मैंने बनाया हूँ। कई दिनों से इस पीडीएफ का काम चल रहा था, जो कि अब धीरे धीरे पीडीएफ बन गया है। तो इसकी वीडियो जो है हफ्ते में 2 से 3 बार जो है आ सकती है आप लोगों के लिए। तो स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। बाकी वीडियो के अंत तक बनिएगा। आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट जो है दिखने को मिलेंगे। तो अगर आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। एजुकेशन क्लासेस रामो के नाम से लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको सभी नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, या इसी नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ मैंने ऐसा पीडीएफ ये क्वेश्चनों की सीरीज बनाया हुआ हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने होगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी उस इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं उन सभी को मैं इसमें व्याख्या के रूप में, थ्योरी के रूप में मैंने इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा इस पीडीएफ का, मेरी तरफ से आपको ये स्पेशल रिकमेंड है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस पीडीएफ को आप अपने नोट्स के रूप में एक नए बुक खरीदिएगा, वहाँ पर लिखने का प्रयास करिएगा। बहुत मेहनत से बनाया हूँ, तो आप जरूर इसको लिखिएगा। पहला प्रश्न है कि ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। अब यहाँ सोचिए, ये ट्राम्बे रिलेटेड है एक क्वेश्चन, लेकिन सारा परमाणु ऊर्जा केंद्र हम इसी वीडियो में इसी प्रश्न पर कवर कर लेंगे। ऐसे हम प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो सीरीज का ये पहला वीडियो है। ध्यान रखिएगा, 10 प्रश्न करेंगे। 10 प्रश्न 100 प्रश्न के बराबर होंगे। तो सोच सकते हैं कि आप कितने प्रश्न इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ थ्योरी के रूप में। तो चलिए, पहला का हमारा जो उत्तर हो जाएगा, ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हमारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये है हमारा तारापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र के या होमो जहांगीर भाभा परमाणु केंद्र के नाम से जाना जाता है इसको। अब सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र मैंने लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको हटा लेता हूँ। देखिए, पहला है रावत भाटा, जो चित्तौड़ में राजस्थान में है, ये एक है परमाणु ऊर्जा केंद्र। उसके बाद काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। नरौरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर जो यूपी में है। कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है। और कल्पक्कम परमाणु केंद्र तमिलनाडु में। और कडाकुलम परमाणु केंद्र जो है तमिलनाडु में है, जो 2019 में बना था। तो ये सबसे नवीनतम परमाणु केंद्र में है। तो ये भी ध्यान रखेगा, प्रश्न बन सकता है। और 8वां जो हमारा परमाणु केंद्र है, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा परमाणु केंद्र, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में। इसी ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र का ये नाम है, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा। बाकी इनकी संख्या 7 होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने प्रश्न थे हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जियोलाइट क्या है। चलिए, जियोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे। जियोलाइट क्या है, तो यह एक जो है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ये सुपर टेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाता है। जियोलाइट को हम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहा जाता है। अब चलिए, इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जैसे चट्टान से रिलेटेड है, ये जियोलाइट एक पत्थर आता है जो चट्टान के अंतर्गत आने वाला ये पत्थर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि देखिए, जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको कहा जाता है, जियोलाइट को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चट्टान के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो चट्टान जो है 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा। इसमें यह पूछा जाता है कि ये कौन सी चट्टान के अंतर्गत आएगा, ये चट्टान जो है किसका रूप है। ऐसे प्रश्न जो है यहाँ से आपको बनने को चांसेस रहते हैं। तो पहला हम ट्रिक देखते हैं आग्नेय चट्टान की। देखिए, आग्नेय चट्टान का ट्रिक है कि ग्रे बेबी साइन। यहाँ देखिएगा, देखिए पहली बेबी से बिटुमिन कोयला,
उसके बाद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से ग्रेबो चट्टान भी ध्यान रखिएगा, 2 शब्द इसमें ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टान और ग्रेबो चट्टान। उसके बाद बी से बेसाल्ट चट्टान और साइनाइट चट्टान जो है इसकी हो जाएगा। तो ये आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आने वाले चट्टान है। ट्रिक ध्यान रखिएगा, परिभाषा आपको आग्नेय चट्टान की नहीं पूछेगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। इसमें से एक दिया, इसमें से 3 दिया रहेगा या 1 दिया रहेगा और 3 नहीं दिया रहेगा, कि पूछेगा कि इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। पूरे अपने नोट्स में इस चीज़ों को सबको लिखने का प्रयास करेगा। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का ट्रिक है सब सेल चुन लिया, सब सेल चुन लिया। स से सर्पिट चट्टान, बलुआ पत्थर, सेल चट्टान, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला होता है। ये चूना पत्थर जो होता है कायांतरिक चट्टान में संगमरमर का रूप होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये है जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। इतने जो है अवसादी चट्टान से पूछे जाने वाले पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा अवसादी चट्टान। तो चट्टान का दूसरा प्रकार। अब चट्टान का हम तीसरा प्रकार देख रहे हैं, जिसको हम कायांतरिक चट्टान या रूपांतरिक चट्टान कहते हैं, जो कि ताप और दाब से परिवर्तित होती है चट्टानें। तो इसका ट्रिक है एस.सी. निशासंग फाइटकर। ए से एंथ्रासाइट कोयला जो कि उत्तम कोटि का कोयला होता है, आपको पता होगा। उसके बाद सर्पेंटाइट चट्टान, उसके बाद शिष्ट चट्टान, नीस चट्टान, संगमरमर जो कि चूना पत्थर से परिवर्तित रूप होता है, फाइलाइट, ग्रेनाइट और क्वार्टरजाइट जो है ये कायांतरिक चट्टान के ये सभी उदाहरण हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक ऐसा प्रश्न मैं लेकर आऊँगा जिसपे चट्टानों का रूपांतरण होगा, यानी कि जैसे हम बताऊंगे कि चूना पत्थर किस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसमें से हम बताऊंगे कि एंथ्रासाइट कोयला किस कोयले से कन्वर्ट होकर बना होता है। तो ऐसे चीज़ें का प्रश्न जो है इसी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा बस हमारे चैनल के साथ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, वो आपको बताना है। ये भारत में पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा गेहूं पूछ रहा है तो वो उत्तर प्रदेश वाला जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न प्रति व्यक्ति हेक्टेयर के हिसाब से पूछता है, तब हम पंजाब के साथ जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा ए वाला विकल्प उत्तर प्रदेश जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट व्याख्या जो कि बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक होंगे जो आपको समझना होगा। जैसे देखिए, पहला हमारा पॉइंट है कि चावल उत्पादक में जो है पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, काफ़ी उत्पादन में कर्नाटक है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। अब प्रति व्यक्ति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब पहले स्थान पर आता है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है और रबर और मसाला उत्पादन में केरल राज्य जो है पहले स्थान पर आता है। तो ये सभी हमने उत्पादित राज्य देख लिए जो पहले स्थान है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये भी अपने नोट्स में लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई। अब भारत की जो तटी रेखा की लंबाई है, जैसे स्थलीय सीमा की लंबाई कितने राज्यों से साथ है, उसके बाद तटी रेखा की लंबाई जो मुख्य भूमि की है उसकी, और जो अलग द्वीप हैं उनको जोड़कर कितनी लंबाई होगी, उन सभी की डिटेल हम इस प्रश्न पर करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप तो उत्तर मानना है, भारत की तटी रेखा की लंबाई आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर जो वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य भूमि का लिखा होना चाहिए था, छोड़िए, बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। अब चलते हैं इसकी व्याख्या। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटी रेखा की लंबाई। तटी रेखा उसको कहते हैं जो समुद्र से सटा हुआ हमारा जो क्षेत्रफल होता है भारत का, उसकी बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा समझने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको समझते हैं। जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर होता है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, भारत का पूरा क्षेत्रफल की बात होता है। उसके बाद स्थलीय सीमा की लंबाई की पूछे कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, वो आपको बताना है। तो वो है 15,200 किलोमीटर लंबी जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसमें जो समुद्री तटीय सीमा की लंबाई नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा की लंबाई होती है मुख्य भूमि की, वो 6100 किलोमीटर होती है। लेकिन जब आप अंडमान लक्षद्वीप को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसी की लंबाई जो है 7,561 किलोमीटर जो है तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है।
तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने नोट्स में इस चीज़ों को लिखिएगा। इससे रिलेटेड हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट किए, अब आप सोच सकते हैं कि एक प्रश्न में कितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं करने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है कि बेम्बानंद झील कहाँ स्थित है। अब ये झील से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सभी झील से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट झीलें होंगी भारत की, उन सभी झीलों की हम बात करेंगे। तो बेम्बानंद झील की अगर हम बात करें तो वो केरल राज्य में पड़ती है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 5वां का हमारा बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे केरल में कौन कौन सी है, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, बेम्बानंद झील था, वो प्रश्न में आपको दिख ही गया होगा। तो 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद उत्तराखंड की झीलें, काफ़ी ज़्यादा झीलें उत्तराखंड में, तो देखते हैं। रूपकुंड झील, देवताल, सात ताल, नैनीताल, राकसताल, नौकुचिया ताल और कंकाल झील। तो ज़्यादातर ताल जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो अगर ताल से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो उत्तराखंड पर ही जाइएगा। उसके बाद कंकाल झील और रूपकुंड जो झील है वो उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो सूरज ताल है और चंद्र ताल है। 2 ताल जो है हिमाचल प्रदेश में फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी देवताल, सात ताल, नैनीताल, राकसताल, नौकुचिया ताल, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने नोट्स में लिखे रहेंगे ना, तो जब पढ़ेंगे तो ये याद हो जाता है। जीके ऐसे चीज़ें आप रटी नहीं जाती है, आप उसको बार बार पढ़िए, समय निकाल कर उसको पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद पुलिकट झील और कुलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश के झील है। एक चीज़ यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप तमिलनाडु को मारना है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु को मारना है, क्योंकि 4% हिस्सा इस झील का तमिलनाडु में भी पड़ता है और 96% जो है इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो पूछा जाता है, बहुत सस्पिशन वाला क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उड़ीसा की चिल्का झील फेमस है। अब आते हैं राजस्थान की झील। राजस्थान की झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिंडवाना झील, सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, सांबर झील, ये जो है राजस्थान की झीलें हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए पढ़ेंगे डिंडवाना झील, सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, सांबर झील। तो जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ऑप्शन में जब मिलेगा तो वो आसानी से याद हो जाता है, तो जरूर इस चीज़ को लिखिएगा। अब हम जम्मू कश्मीर में चलते हैं। वुलर झील, डच झील, बेरीनाग झील जो है ये 3 फेमस झीलें हैं जम्मू कश्मीर के। उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की झीलें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुपरटेट उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो फुल्ला झील और रायगढ़ ताल, ये उत्तर प्रदेश के दोनों फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। तो फुल्ला झील और रायगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है और ये काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र की, क्योंकि ये ज्वालामुखी एक उल्का पिंड जो है आकर गिरा है, उसके निर्माण से जो है इस लोनार झील का निर्माण हुआ है। तो एक ही झील है महाराष्ट्र की और वो है लोनार झील, जो कि उल्का या ज्वालामुखी जो पिंड होता है उसके टकराने से इस झील का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे झीलें से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, कहाँ है तो लेह, ए वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, 6वां का ए वाला विकल्प। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसिंह ग्राम और सबसे कम वर्षा अभी हमने लेह में आपको प्रश्न में ही बता दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है गोरखपुर में होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। और ये तराइन वाला क्षेत्र है तो ये भी ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। आगे चलते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 7वां, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा, तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। इन चारों विकल्पों को हम समझते हैं कौन कौन से और भी पुरस्कार है जो महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और प्रित्जर पुरस्कार जो होता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में। तो इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से आपको इसको याद रखना है। पुलित्जर पत्रकारिता, प्रित्जर जो होता है वो
वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और वीसी राय जो पुरस्कार होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये चारों पुरस्कार आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अपने नोट्स में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है। भारत रत्न से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार की बात करें तो वो हमारा पहला विकल्प एस सुब्बालक्ष्मी जो है वो है, ए वाला विकल्प जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। तो ध्यान रखिएगा, एस सुब्बालक्ष्मी जो भारत रत्न पाने वाले पहले जो है क्या थे, संगीतकार थे। संगीतकार के रिलेटेड पूछे तब, और एक प्रश्न है उसको कर लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या हम करते हैं। जैसे भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो राजगोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये जो है तीनों लोगों को एक ही साथ दिया गया था, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि भारत रत्न शुरू कब किया गया था, तो 1954 में। डेट ध्यान रखिएगा, 1954 में सन में। उसके बाद प्रथम मरणोपरांत किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनका ताशकंद में मृत्यु हो गया था। उनको 1966 में जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था। प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में जो है इनको दिया गया था भारत रत्न। अब कई लोग सस्पिशन में होंगे कि मदर टेरेसा भी तो विदेशी थी, लेकिन नहीं, मदर टेरेसा जो थी वो भारत की नागरिकता ले चुकी थी। तो इनको मिला था 1980 में, लेकिन वो भारत की नागरिकता ले चुकी थी, तो इसीलिए ये जो है विदेशों में नहीं गिनी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद और महत्वपूर्ण है, जैसे अम्बेडकर और नेशनल मंडेला जो है 1990 में इन दोनों व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोनों फेमस व्यक्ति हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के, ये भारत के। तो 1990 में इन दोनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जब भारत रत्न 1954 में प्रारंभ किया गया था तो सर्वप्रथम इन्हीं 3 व्यक्तियों को दिया गया था, राजगोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। तो ये भी पॉइंट हो गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। 10 प्रश्न में आपको पता चल गए होंगे कि कितने प्रश्न मैंने आपको करा दिया हूँ। चलिए 10वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। सबको पता है 7वां स्थान, लेकिन इससे रिलेटेड यही प्रश्न तो सरल है, और क्या पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे देखिए, विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो भारत 7वें स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, रूस है। दूसरे स्थान पर कौन है, कनाडा है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो चीन है। चीन और अमेरिका में सस्पिशन रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तीसरा पर चीन आता है, चौथा पर अमेरिका आता है, 5वां पर ब्राज़ील आता है, और 6वां पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पर भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किमी स्क्वायर है, और ये लगभग विश्व का 2% हिस्सा जो है भारत में पाया जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन आपको 10 प्रश्न कराएं जो कि आपके स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सीरीज आपको कैसे लगी जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक प्रश्न जहाँ से भी उठाऊँ उन सभी प्रश्न को, वहाँ से उठने वाले सभी प्रश्न को मैं उसके व्याख्या वाले पार्ट में रखने का प्रयास करता हूं। तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए है कि आप सभी के सपनों को भगवान साकार करे, हमारी उनसे यही कामना है। थैंक यू। चलिए।